हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। दिस इज़ वैशाली हियर। स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ सैम्पल पेपर क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए। सो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम पार्ट ए। पार्ट ए में आपके दो सेक्शंस गिवन हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 1। बहुत ध्यान से देखना है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम? पार्ट ए का सेक्शन फर्स्ट का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस ऑन योर स्क्रीन। क्या है? चेक वेदर द फंक्शन एफ आर टू आर। स्टूडेंट्स, आर टू आर का क्या मतलब होता है? आर टू आर का मतलब होता है कि जो आपका रेंज है और जो आपका डोमेन है, दोनों एक रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं, राइट? सो डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। दिया हुआ है आपको एक फंक्शन, इज 1 और नॉट, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1 फंक्शन क्या होता है। आपने जब फंक्शंस चैप्टर पढ़ा होगा, दैट इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, तो वहां आपने पढ़ा था कि फंक्शंस दो तरह के होते हैं। नंबर 1 1 1 एंड सेकेंड इज ऑन टू। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें इस फंक्शन को 1 1 चेक करना है कि है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। लेट्स से फंक्शन क्या गिवन है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सो कैसे प्रूव करते हैं किसी भी फंक्शन को 1 1? स्टूडेंट, तब मैंने फंक्शंस पढ़ाया था। आई हैव टोल्ड यू कि अगर किसी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है तो आप दो कोई भी रैंडम नंबर्स लीजिए। सो जो आपने नंबर्स लिए x1 एंड x2 दोनों आपके रियल सेट से बिलोंग करते हैं। सो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। अब आपको एक चीज एज्यूम करनी होती है, दैट एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू। लिख लेते हैं। अगर ये कंडीशन इंप्लाइज करती है कि x1 x2 के इक्वल आ रहा है, देन द फंक्शन इज 1 1। तो चेक कर लेते हैं। एफ एक्स वन रखेंगे अपने फंक्शन में तो क्या आ जाएगा? x1 क्यूब। एफ x2 है तो x2 रखेंगे अपने फंक्शन में तो क्या आ जाएगा? x2 क्यूब। नाउ स्टूडेंट, क्या किसी भी दो नंबर के क्यूब इक्वल हो सकते हैं? अगर यस, कब होंगे? सिर्फ एक ही कंडीशन आएगी कि दो नंबर के क्यूब इक्वल तब हो सकते हैं जब वो नंबर्स इक्वल हो। उसको थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं, राइट? कैसे? इसको इधर ले जाइए, दैट इज x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ a क्यूब माइनस b क्यूब की। लगा लेते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी लगा ली, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर a की जगह पे x1 था, b की जगह पे x2 था। सो स्टूडेंट, अब अगर आप इसे देख रहे हैं तो क्या है ये बेसिकली कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है? अगर आप सोचें तो यू विल थिंक दो लेट्स से नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट 0 कब आएगा? ईदर फर्स्ट नंबर इज 0 और सेकेंड नंबर इज 0, राइट? अब अगर आप सेकेंड नंबर को देखें तो क्या ये 0 हो सकता है? ये सिर्फ एक कंडीशन पे 0 हो सकता है, जब x1 और x2 दोनों 0 हो। अदरवाइज ये नंबर 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं है और प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो डेफिनेटली क्या 0 होगा? दिस टर्म मीन्स x1 माइनस x2 0 होगा। ओके, तो इससे क्या आएगा? x1 इज इक्वल्स टू x2। सो स्टूडेंट्स, आप क्या देख रहे हैं कि मैंने ये एज्यूम करके चली थी कि fx1 fx2 के इक्वल है, और दैट क्या इंप्लाइज हुआ कि x1 जो है वो x2 के इक्वल है। मीन्स द फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। 1 1 कौन से फंक्शन होते हैं? अदर नेम क्या होता है 1 1 फंक्शन का? इंजेक्टिव। अगर आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानना है कि 1 1 फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने बनाई हुई है, वो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर आपने सैम्पल पेपर ध्यान से देखा होगा तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट्स गिवन हैं, मतलब और करके ऑप्शन में दो क्वेश्चन गिवन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ लेट्स चेक जो इसका और पार्ट गिवन है, दैट इज how many reflexive relations are possible in a set A whose NA is 3। सो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होना है। मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, दैट इज ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला जो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं? 2 की पावर
n स्क्वायर माइनस n, और n क्या है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके सेट के अंदर कितने नंबर्स अवेलेबल है, दैट इज 3। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 2 की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 9 माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6। सो 2 की पावर 6 इज द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जो आपको इस सेट ए से मिलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? अ रिलेशन आर इन एस, दिस इज 1 2 3 इज डिफाइंड एज, एक रिलेशन आर दे दिया गया है जिसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 1 1 2 2 2 3 3। तो विच एलिमेंट ऑफ आर बी रिमूव टू मेक आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन? इन्होंने कहा है कि जो ये रिलेशन आर है इस सेट में से मैं एक कौन सा एलिमेंट रिमूव कर दूं कि मेरा जो रिलेशन है वो क्या बन जाए, इक्विवेलेंस। तो एक नजर डाल लेते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, दैट इज एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाया जाएगा, इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड नंबर 3 ट्रांजिटिव। सो चेक कर लेते हैं कि जो R है उसे रिफ्लेक्सिव है, यस इट कंटेन्स 1 1 2 2 3 3। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? सी 1 1 अवेलेबल है तो उसका जो इनवर्स है 1 1 वो भी अवेलेबल है, 1 2 अवेलेबल है, 2 1 अवेलेबल नहीं है, मीन्स दिस एलिमेंट इज मेकिंग इट दैट द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर ये वाला एलिमेंट मैं हटा दूं, सो नाउ यू कैन चेक कि आपका जो रिलेशन है वो 1 1 2 2 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड डेफिनेटली ट्रांजिटिव भी है। तो इसका सिंपल 1 वर्ड आंसर है एंड द आंसर इज रिमूव 1 2 एलिमेंट। इसके रिमूव करते ही आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट माय क्वेश्चन नंबर 3। सो क्या गिवन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, अ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, मतलब जो आपका डोमेन और जो आपका रेंज है वो क्या है, रियल नंबर्स है। डिफाइंड एज आर दैट अंडर रूट ए इज इक्वल्स टू बी इज अ फंक्शन और नॉट। ये आपको चेक करना है कि जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं। तो किसी भी रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए देयर वर टू थिंग्स, दैट इज वो रिलेशन 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। अगर ऐसा है देन वो जो आपको गिवन है क्वेश्चन में दैट विल बी अ फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। ओके स्टूडेंट, तो ए भी आपका रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग करता है, ये भी हमने लिख लिया। अब फॉर दिस अगर आप इसे ध्यान से देखें सो यू कैन ऑब्जर्व कि जो अंडर रूट ए है वो डिफाइन ही नहीं है नेगेटिव वैल्यूज के लिए। मतलब पहले मैं इसको आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। लेट्स से देयर इज समथिंग लाइक दिस। सो स्टूडेंट मैंने बनाया कि डोमेन है, रेंज है, सारे रियल नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं दोनों सेट के अंदर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है, मतलब -1 का अंडर रूट क्या आप निकाल सकते हैं, नो। अंडर रूट -2 क्या आप निकाल सकते हैं, नो। सो आई एम ट्राइंग टू से कि जो रिलेशन आपको गिवन है दैट इज नॉट डिफाइंड फ्रॉम 0 to, वो डिफाइन ही नहीं है, हमें उसकी वैल्यूज पता ही नहीं है। तो डेफिनेटली द फंक्शन इज नॉट 1 1। 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती थी कि सबकी एक इमेज होनी चाहिए, बट हियर पूरा एक सेट है हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज का जिसकी कोई इमेज ही नहीं है हमारे पास। सो वी कैन से जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज नॉट 1 1। और अगर वो 1 1 नहीं है तो देयर इज नो नीड टू चेक कि वो ऑन टू है या नहीं। वी कैन डायरेक्टली से दैट दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर अ होल रेंज। लेट्स सी। ओके स्टूडेंट, सो बाय दिस रीजन that it is not defined for all a belongs to -infinity to 0, this is not 1 1 and the answer of the question is that it is not a function. Okay student, this is all about question number 3. अब question number 3 में भी आपको internal choice दी गई है, means और के बाद भी question है उसे भी solve कर लेते हैं। That is this, an equivalence relation R in A divides into equivalence class. Okay, जो आपका relation है R उसको divide कर दिया गया है in A1, A2, A3। तो इन्होंने पूछा है वैल्यू बताइए ऑफ, लेट्स से फर्स्ट में पूछा है वैल्यू बताइए A1 यूनियन A2 यूनियन A3।
मीन्स जो अलग अलग आपने किए थे, जो डिवाइड किए थे, उनका आपने यूनियन कर दिया। तो आंसर क्या आएगा? द सेम सेट जिसको आपने डिवाइड किया था मीन्स ए। ओके, सेकेंडली इन्होंने पूछा है वैल्यू बताइए A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ कि आपको एक कोई भी सेट गिवन था, उसको आपने स्प्लिट किया इनटू 3 डिफरेंट सेट्स। तो स्टूडेंट क्या उन सेट के अंदर कुछ भी कॉमन हो सकता है? नो। सो इसका आंसर क्या आएगा? जो सेकंड पार्ट है 5, नल मींस उसके इंटरसेक्शन में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन द डिवाइडेड सेट्स। So this is all about the question number 3. Let's move forward. Question number 4 क्या कहता है? If A and B are matrices, दो मैट्रिक्स दे दी गई है ऑफ ऑर्डर। A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस n। B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस 5। Then find the order of matrix 5A minus 3B. Okay student, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। ऑर्डर A क्या है? ऑर्डर ऑफ A मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस n। ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स इज m क्रॉस 5। अब हमें किसका ऑर्डर निकालना है? 5A माइनस 3B। मतलब 5A क्या है हमारे पास? एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस n माइनस 3B। B क्या है हमारे पास? एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस 5। तो स्टूडेंट्स, व्हेन आई टीच यू मैट्रिसेस, मैंने बहुत ध्यान दिया था ऑर्डर के ऊपर जब ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स बताए थे। सो आई हैव टोल्ड यू कि कोई भी दो मैट्रिक्स कब ऐड हो सकती है? जब उनके ऑर्डर सेम हो। कब सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं? जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो यूजिंग दैट रूल यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स कब सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं? जब उनके ऑर्डर सेम हो। सो ऑर्डर सेम करने के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जो आपके B मैट्रिक्स में कॉलम्स हैं, दैट इज 5। और m की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? जो A मैट्रिक्स में रोज हैं, दैट इज इक्वल्स टू 3। So by putting m is equals to 3 and n is equals to 5, क्या होगा? आपका ऑर्डर ऑफ A 3 क्रॉस 5 बन जाएगा एंड ऑर्डर ऑफ B 3 क्रॉस 5 बन जाएगा। ओके, ऐसा है तभी मैट्रिक्स सब्सट्रैक्ट हो सकती है। सो हमने वैल्यूज निकाल ली। m और n की वैल्यूज क्या आई आपके पास? 3 and 5 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। आप देख पा रहे होंगे कि कितने आसान क्वेश्चंस हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। सो अगर आपको इसकी पूरी कंप्लीट नॉलेज के लिए जाना है तो आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर। हमें A स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेयर A इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ओके, 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रो 2 कॉलम की एक मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर निकालना है और उसके एलिमेंट्स आपको डिफाइन कर दिए गए हैं। दैट Aij 1 है इफ I is not equals to j and Aij is 0 when I is equals to j। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले क्या करेंगे? A स्क्वायर आपको निकालना है। तो टू फाइंड A स्क्वायर आपको A चाहिए, तो A लिख लेते हैं। दैट इज A एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो उसके एलिमेंट्स किस तरह होंगे? एक जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं पहले। दैट इज फर्स्ट एलिमेंट A11, देन A12, A21 एंड A22। राइट, अब आपको ये एलिमेंट्स को फिल करने के लिए कंडीशन दे दी गई है कि अगर I और J इक्वल है तो 1 है। सो इस कंडीशन को लेते हुए अपनी मैट्रिक्स को फिल करते हैं। दैट इज A11 है मींस I इज इक्वल्स टू J। क्या होते थे I J? रिवाइज कर लेते हैं फिर भी एक बार। I इज रो नंबर एंड J इज कॉलम नंबर। और अगर कोई मैट्रिक्स A11 ऐसे लिखी हुई है तो उसका फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है रो को एंड सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। दैट्स इट। ये थोड़ा ओवरव्यू था इसके बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट फिलिंग द मैट्रिक्स। A11 क्या होगा स्टूडेंट? आप ही बताइए। अगर A11 है मीन्स I इज इक्वल्स टू J, तो वैल्यू क्या आएगी? 0 रख देते हैं। देन A12 है, क्या I इज इक्वल्स टू J है? नो, तो वैल्यू क्या आएगी? 1। देन A21, 2 इज इक्वल्स टू 1 है? नो, तो वैल्यू क्या आएगी? 1। एंड A22 मीन्स 2 इज इक्वल्स टू 2, I इज इक्वल्स टू J है, तो वैल्यू क्या आएगी? 0। अब आपके पास A है, A स्क्वायर करना है। सिंपल एक मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस का क्वेश्चन बन गया। लेट्स स्टार्ट। कैसे करेंगे? स्क्वायर मीन्स A इंटू A, दैट इज, तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन। कैसे होगी?
हम फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे विद द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दैट 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 क्या आएगा 1, देन 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 क्या आएगा 0। सो स्टूडेंट अब सेकेंड रो फिल करते हैं, क्या आएगा, मल्टीप्लाई दीज एलिमेंट विद दीज एलिमेंट्स, that is 1 into 0, 0 plus 0 into 1, 0 तो क्या आ जाएगा 0। to fill this element student हमें इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, 1 into 1 1 प्लस 0 आ जाएगा तो 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स आपसे पूछी गई थी वो क्या आई 1 0 0 1। अगर आप इसे ध्यान से देखें और अपना एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज करें तो क्या है ये, दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो सिंपली दिस इज द आंसर। यू कैन सी के क्वेश्चन कितने इजी वे में फॉर्म किए गए हैं आपके लिए। देयर इज नथिंग मच एंड नथिंग आउट ऑफ द सिलेबस के जो आपको मैंने नहीं पढ़ाया है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, मीन्स चलते हैं अपना इसका और पार्ट देखने के लिए। दैट इज और पार्ट में क्या क्वेश्चन गिवन है, गिवन दैट A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। एक मैट्रिक्स दे दी गई है A जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, राइट। सो और आगे क्या गिवन है, एंड डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू -4। इसको मैंने डिटर्मिनेंट A क्यों रीड किया, वी नो द स्टैंडर्ड वे टू राइट के डिटर्मिनेंट A क्या होता है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा। लेट्स सी द फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, यही फॉर्मूला होता है, ये मैंने तब भी पढ़ाया था, तब मैंने मैट्रिक्स पढ़ाया था, राइट। तो अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जानना है तो उसके लिए हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मैट्रिक्स चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। दिस इज द फॉर्मूला। अब फटाक से निकाल देते हैं। एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, दैट इज डिटर्मिनेंट A। यहाँ पे n क्या है, n ऑर्डर होता है और ऑर्डर आपको कितना गिवन है 3। सो डिटर्मिनेंट A की पावर 3 - 1 मीन्स डिटर्मिनेंट A की पावर 2। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज -4। सो -4 का स्क्वायर दैट इज 16 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं था अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। सो स्टूडेंट हर चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ना है। दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, लेट A be a matrix जिसके एलिमेंट्स अरेंज है इन द फॉर्म ऑफ Aij be a square matrix ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, राइट। एक 3 क्रॉस 3 की आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी गई है जिसका डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, दैट इज -7। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A11 कैपिटल A21 प्लस A12 कैपिटल A22 प्लस A13 कैपिटल A23 वेयर Aij इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट स्मॉल Aij। तो स्टूडेंट अगर आपने डिटर्मिनेंट चैप्टर को अच्छे से किया है तो इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आई एम राइटिंग अ स्टेटमेंट और उसको पढ़ते ही आप इसका सॉल्यूशन बता देंगे। ओके स्टूडेंट, तो क्या लिखा मैंने बोर्ड पे, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो, अगर किसी भी एक रो के एलिमेंट्स जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट रो के एलिमेंट A11 A12 एंड A13 आर मल्टीप्लाई विद कोफैक्टर ऑफ अदर रो, अगर किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ उनकी मल्टीप्लाई कर दी जाए जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है A21 A22 A23, तो क्वेश्चन में आपको जो एलिमेंट्स गिवन है वो फर्स्ट रो के हैं, जो कोफैक्टर्स गिवन है वो सेकंड रो के हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है, देन देयर सम इज 0, मतलब उनका सम क्या होगा 0 होगा। तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत है, नो। आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, द आंसर इज 0। 0 आंसर आएगा। ये हमने पढ़ा था जब डिटर्मिनेंट पढ़ा था कि अगर आप एलिमेंट्स ऑफ अ रो को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट निकल जाता है, और अगर आप एलिमेंट्स ऑफ अ रो को मल्टीप्लाई करें किसी और रो के एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ तो उसका सम क्या आता है 0। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड इंटीग्रल e की पावर x, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1 - cot x प्लस cos x स्क्वायर x dx। किसका क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ओके, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी है इंटीग्रेशन की, दैट इज कि अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है कि इंटीग्रेशन e की पावर x के अंदर एक fx है प्लस उसका डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ है, सो उसका एक रेडीमेड रिजल्ट अवेलेबल है, दैट इज e की पावर है fx प्लस c। तो इस क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या यही प्रॉपर्टी तो नहीं लगी हुई। अगर मैं ध्यान से देखूं एंड आई लेट 1 + cot x एज fx,
ओके तो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, दैट इज 1 का तो 0 हो जाता है, माइनस को एज इट इज रखते हैं, एंड कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यस जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में गिवन है, तो विदाउट सॉल्विंग इट विद अ लॉन्ग एंड कन्वेंशनल वे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, दैट द आंसर इज अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ई की पावर एक्स, और एफ एक्स आपके क्वेश्चन में क्या है 1 माइनस कॉट एक्स प्लस सी। हाउ द क्वेश्चन हैज सॉल्व इन जस्ट 1 लाइन। अगर आपको ये इसकी हिस्ट्री पता है तो आपको सिर्फ एक लाइन में आंसर दे देंगे स्टूडेंट्स। दैट्स वाई अपने सारे चैप्टर आपको बहुत डीपली और डिटेल में पढ़ने हैं, सो आप अपने 1 मार्कर्स को सॉल्व कर सकें। नाउ इसका एक और पार्ट भी गिवन है, लेट्स चेक इट। दैट इज इवेल्युएट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 लिमिट दी हुई है एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। अब इसके बारे में मैं थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर देती हूं, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम है स्टूडेंट कि माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 लिमिट गिवन है। क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा है डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर? यस कि अगर ऐसी लिमिट गिवन है और जो अंदर फंक्शन गिवन है वो ओड है तो वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है विदाउट सॉल्विंग द इंटीग्रेशन। तो चेक कर लेते हैं जो फंक्शन इन्होंने गिवन है वो ऑड है या इवन है। लेट्स स्टार्ट विद एक्स स्क्वायर, लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल्स टू, सो अगर अब मैं एफ माइनस एक्स निकालूं क्या आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर एंड साइन माइनस एक्स। ऑन सॉल्विंग दिस माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, बट साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स। सो आपके पास क्या है माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स मीन्स माइनस एफ एक्स। क्या कह रहा है ये कि अगर मैंने एफ माइनस एक्स किया तो वो किसके इक्वल आ रहा है माइनस एफ एक्स के, मीन्स द फंक्शन इज ऑड। और अगर फंक्शन ऑड है तो आपको इसको इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट दैट द आंसर इज 0। सो यू कैन सी ये क्वेश्चन भी एक लाइन का क्वेश्चन था। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, सो आप इनको 15 सेकेंड्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सी by just looking at the question आप क्या लिख देंगे, the answer is 0। now let's move to the another question, that is question number 8। ओके स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्या गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले ये किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो यूजिंग दीज बाउंड्रीज पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। क्या होगा, दैट इज दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स एक्सिस ओके आपके पास गिवन है एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू -1 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड x इज इक्वल्स टू 1 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज ओके स्टूडेंट। तो कुछ इस तरीके से आपका बन के आएगा। अब बाउंडेड रीजन जिसका हमें एरिया निकालना है वो क्या होगा, दिस वन एंड सेकेंड इज दिस वन, राइट। तो यू कैन सी के बाय द सिमेट्री बोथ आर सेम। जो एरिया लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वही एरिया राइट हैंड साइड का आएगा। तो आप डायरेक्टली क्या लिख लीजिए 2 इंटू और एक साइड का एरिया निकाल लेते हैं, दैट इज तो लिमिट्स क्या आई 0 to 1। यू कैन चेक इन द ग्राफ के ग्राफ 0 से स्टार्ट होके 1 पे खत्म हो रहा है एंड y dx। आपके पास y क्या है एक्स स्क्वायर एंड dx दैट इज इक्वल्स टू 2। अब मैं इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेती हूँ। क्या आएगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 0 to 1। ओके नाउ लेट्स सॉल्व फर्दर। 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं 2/3 और अंदर लिमिट्स पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा 1 - 0। सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2/3। सो यू कैन सी एक बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, राइट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमने जो बाउंड्रीज दे दी गई थी उससे पहले ग्राफ प्लॉट किया, देन सिंपल आपका बहुत बेसिक इंटीग्रेशन यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है x की पावर n का इंटीग्रेशन, राइट। आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। 1 मार्कर है, बहुत इजी, 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आर देयर इन
in a particular solution of differential equation dy by dx is equals to -4xy square और आपको y की वैल्यू एट 0 कितनी दे दी गई है 1। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपका किसका है स्टूडेंट? डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? dy by dx is equals to -4xy square। अब there were 3 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किसका है? ये वेरिएबल सेपरेबल का है। आप इसमें जो वेरिएबल है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो कर लेते हैं, y की टर्म्स एक तरफ लिख लेते हैं, x की टर्म्स दूसरी तरफ। तो क्या आ जाएगा आपके पास? राइट, उसके बाद क्या करते थे? इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स। ओके स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। 1/y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/y एंड -4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? दैट इज, एंड इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा था कि बाद में क्या आ जाता है? प्लस c। अब ये तो आ गया हमारा इंटीग्रेट करने के बाद जो सॉल्यूशन है। राइट, इस स्टेटमेंट का यही मतलब होता है कि x 0 गिवन है और अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो ये वैल्यूज अपने यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्या आ जाएगा? -1 इज इक्वल्स टू -4 इंटू 0 मीन्स 0 प्लस c। तो आपके पास c क्या आ गया? c इज -1, मतलब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया आपके पास। दो हाउ मैनी पूछा गया था? दो आंसर इज 1। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। इसमें सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या गिवन है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इन द फॉलोइंग अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इसमें किस वैल्यू के लिए n की ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है ये होमोजीनियस हो जाएगी। तो जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, होमोजीनियस होने के लिए क्या था कि हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। राइट, तो चेक करते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसकी डिग्री क्या है स्टूडेंट? 3। इसकी डिग्री क्या है? 2 + 1 3। इसकी डिग्री क्या है? 1 + 2 3। तो ये क्या होना चाहिए कि ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस हो जाए? 3। सो जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं दैट n शुड बी 3 फॉर दिस homogeneous differential equation. This is all about our question number 9. You can see कि कितने easily आपके questions framed किए गए हैं। Move forward to the question number 10. Question number 10 में क्या given है? Find the unique vector in the direction opposite to -3/4j. इसका solution start करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन कहा गया है मीन्स माइनस साइन आएगा, बिल्कुल। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? जो गिवन है अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ऑन सॉल्विंग क्या आ जाएगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड द आंसर इज J. So this is all about our question number 10. Let's move forward. क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 में? Find the area of triangle whose two sides are represented by the vectors 2i minus 3j. Let's start the solution. क्या होगा? That is equals to, ओके तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे 1/2 एंड इन मॉड्यूलस 2i minus 3j दैट इज इक्वल्स टू 1/2 minus 6k। तो क्या हो जाएगा आंसर? 6/2 दैट इज 3 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्या गिवन है? फाइंड द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर्स a and b given that modulus a plus b is equals to 1। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। दैट इज दिस इज द गिवन सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास? इसको एक्सपेंड करके लिख लिया। अब अभी यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं तो इनका आंसर क्या होगा? 1। सो 2a cap b cap is equals to 1 minus 1 minus 1। सो 2a cap b cap is equals to क्या हो जाएगा? -1। देन a cap b cap is equals to -1/2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो इनकी वैल्यूज तो 1 है। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। तो थीटा क्या आ जाएगा? किस एंगल पे cos के -1/2 वैल्यू होती है? आपने टेबल पढ़ी होगी, जब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाई थी तब मैंने आपको पूरा टेबल समझाया था फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के किस एंगल पे क्या वैल्यू होती है। अगर आपको नहीं पता, गो एंड चेक एंड द आंसर इज 120 डिग्री। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 12। सो यू कैन सी कि कितने इजी वे में आपके क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्या गिवन है क्वेश्चन में? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू YZ प्लेन। सी स्टूडेंट, वैसे तो इसका आंसर आपको याद ही होगा, क्या होता है?
1 0 0 आर द डायरेक्शनल कोसाइंस। बट ये कैसे आया मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सबसे पहले लेट्स ड्रॉ एक्सिस। तो आपको क्या कहा गया है कि इसके नॉर्मल जो लाइन होगी उसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो इसके नॉर्मल लाइन कैसी होगी, लाइक दिस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो मैंने क्या लिखा है कि ये जो लाइन है ये नॉर्मल है एक्स वाई प्लेन के। सो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें दो चीज़ें पता चली। ये लाइन परपेंडिकुलर है वाई जेड प्लेन के एंड पैरेलल है आपके एक्स एक्सिस के, राइट। तो इससे हमें एंगल्स के बारे में पता चलेगा। लेट्स से कि अगर ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है तो क्या एंगल होगा, वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ तो 0 डिग्री। एंड लेट्स से ये वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है, सो इट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर ये जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है तो जेड एक्सिस के भी ये परपेंडिकुलर है, मींस क्या एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इनकी कोसाइन वैल्यू निकालनी है, क्या होती है देख लेते हैं। ओके, तो लेट द डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ लाइन आर एल एम एन एन। तो एल की वैल्यू क्या हो गई कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमने ऑलरेडी गिवन है 0, तो कॉस 0 क्या हो जाता है स्टूडेंट 1। सिमिलरली m क्या है आपके पास कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 90 एंड कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। सिमिलरली n क्या है आपके पास कॉस गामा, सो गामा की वैल्यू 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। सो यहां से आया आपका आंसर दैट इज 1 0 0। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 14 में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन x plus 3/3 is equals to y minus 1 by minus 1 is equals to z minus 5/5 cuts the xy plane। सो हमें x y z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन को, इक्वल्स टू लैम्डा पुट करते हैं, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले z टर्म सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओके स्टूडेंट ये लिख लिया। अब z की वैल्यू तो इन्होंने 0 दी हुई है, कैसे, इन्होंने कहा है ना कि एक्स वाई प्लेन को कट करता है, मींस z इज 0, तो z की वैल्यू 0 रख देंगे तो लैम्डा क्या आ जाएगा यहाँ से -5 लैम्डा इज इक्वल्स टू -5, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट z की वैल्यू तो एक तरीके से इन्होंने दी ही हुई थी, अब यूजिंग लैम्डा हम क्या निकाल लेंगे x और y की वैल्यू। लेट्स सी हाउ, दैट x + 3/3 इज इक्वल्स टू लैम्डा है लैम्डा, सो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा x + 3/3 इज इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू 1 है। सो ऑन सॉल्विंग मीन्स x + 3 इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, राइट। सिमिलरली हम y की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज y - 1/-1 इज इक्वल्स टू लैम्डा, that is y - 1/-1 is equals to 1. Further solving y - 1 is equals to -1, इससे कैंसिल हो जाएगा, that is y is equals to 0. So जो कोऑर्डिनेट्स इन्होंने हमसे पूछे थे उसकी वैल्यूज क्या आई, x is equals to 0, y is equals to 0 and z is equals to 0 is the answer of the question। बहुत ही 1 मार्कर्स क्वेश्चन है ना, तो बहुत ही इजी है। Now let's move forward. Question number 15 क्या दिया हुआ है, the probabilities of A and B solving a problem independently are 1/3 and 1/4 respectively। इन्होंने कहा है कोई भी दो बंदे मान लीजिए, एक A है एक B है, वो दोनों अलग अलग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/3 and 1/4। If both of them try to solve the problem independently, okay, what is the probability that the problem is solved? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो अगर हम क्वेश्चन को रीड करने के बाद क्या आउटपुट निकाल सकते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, PA दिया हुआ है, PB दिया हुआ है, और क्या गिवन है आपको कि इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, मींस आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर आपने प्रोबेबिलिटी को अच्छे से पढ़ा है तो आप जानते होंगे दैट PA∩B इज इक्वल्स टू PA PB। अब हमें निकालना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मतलब हमें PA यूनियन B निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, PA + PB - PA∩B। बट इन दिस केस मैं यहां से P∩B की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास
पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए पी बी। अब आपको पी ए की वैल्यू भी पता है, पी बी की वैल्यू भी पता है। लेट्स पुट द वैल्यूज इन द क्वेश्चन। क्या आ जाएगी? 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/3 इंटू 1/4। तो ऑन सॉल्विंग मेरे पास क्या आ जाएगा? ओके स्टूडेंट, तो ऑन सॉल्विंग आपके पास क्या आ जाएगा? 12 एलसीएम ले लीजिए। क्या आ जाएगा? 4 + 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 6/12 एंड 1/2 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, बहुत आसान था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माय सेक्शन 1 दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में? द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन एनी पर्टिकुलर डे इज 50%। ओके, 50-50% चांस है कि एक दिन में बारिश होगी या नहीं होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन ओनली ऑन फर्स्ट 4 days ऑफ अ वीक। इन्होंने क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो रेन हो रही है वो एक वीक के पहले 4 दिन हो रही है। मींस वीक में कितने डेज होते हैं? 7। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इसमें हमें कैसे स्टार्ट करना होगा क्वेश्चन को? हमें पहले तो हफ्ते के 7 दिन में से 4 दिन सेलेक्ट करने हैं। तो क्या होगा? 7c4 बाय टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं रेन होने के? दैट इज 2 की पावर 7 एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज NCR का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। ये आप यहाँ पे न्यूमरेटर में लगा देंगे। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। बेसिकली दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन।